मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 5th क्लास का 4th चैप्टर संज्ञा, जिसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्याकरण में सभी जो चैप्टर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने हमारा पिछला जो चैप्टर किया था संज्ञा का शब्द का जो चैप्टर किया था, शब्द वाले चैप्टर में प्रयोग के आधार पर मैंने आपको शब्द कराए थे, जिसमें विकारी और अविकारी दो तरह के शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब आगे जब हम करेंगे संज्ञा का, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है संज्ञा जो है दूसरे चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, ये भी शब्द का ही एक रूप है। तो पहले हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। वैसे मैंने राख की रस्सी वाले चैप्टर में आपको ये थोड़ा सा समझा भी दिया था इसके बारे में। तो अभी हम संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संसार में प्रत्येक जो वस्तु होती है, जीव होता है, सभी का कोई ना कोई नाम होता है। अगर उनका नाम न हो तो हमें उन्हें पहचानने में बहुत मुश्किल और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप खुद सोचकर देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसी वस्तु ला दी जाए जिसका आपको नाम नहीं पता है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, आप किसी वस्तु की पहचान उसके नाम के द्वारा ही करते हैं, वरना उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संज्ञा जो है वो नाम वाले शब्दों को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम संज्ञा के बारे में जानना। चलिए, प्रयोग के आधार पर हमने शब्द दो तरह के पढ़े थे। ठीक है, अब आपको ध्यान में आया होगा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको करवाए थे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दो तरह के शब्द होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। अब विकारी कौन से थे? जिनमें काल, लिंग, वचन वगैरह के कारण कोई भी परिवर्तन आ जाए, वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द वो जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। तो विकारी जो शब्द हैं वो चार तरह के होते हैं, ये भी आपको बताया था। तो उनमें कौन कौन से शब्द थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार हमारे विकारी शब्द थे। तो जो संज्ञा है वो हमारी विकारी शब्द के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो संज्ञा है वो किस तरह का शब्द है। विकारी शब्द है जो जिसमें कि बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट, विकारी शब्द संज्ञा। अब संज्ञा मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको बताया कि हर वस्तु का, व्यक्ति का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, तभी आप उसको पहचान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाम वाले शब्दों को ही केवल संज्ञा का नाम दिया गया है। नाम के अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हम सभी को संज्ञा का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा पीछे भी कि शब्द बहुत तरह के होते हैं। सभी शब्द जो है संज्ञा शब्द नहीं होते, केवल जिनको हम नाम की कैटेगरी में रखते हैं, यानी जिससे हम किसी वस्तु को पहचान पाते हैं, उसी को हम संज्ञा शब्द बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल देखिए एक दो, जैसे बोलना, सुनना, कहना। अब शब्द तो ये भी हैं। ठीक है, सुंदरता, और भी बहुत सारे शब्द हैं। सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सुंदर शब्द होता है वो हमारा विशेषण शब्द होता है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। तो जो मैंने अभी आपको शब्द बताए, बोलना, सुनना, ये क्रिया शब्द होते हैं, क्योंकि इससे जो है, इन शब्दों से हमें किसी कार्य के बारे में पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, तो उन्हें हम संज्ञा के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिनसे केवल किसी वस्तु के नाम का बोध होता है, वही केवल जो है वो संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी संज्ञा क्या हो गई? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति के नाम में कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखे हैं एग्जांपल। व्यक्ति में राम, मोहन, गणेश, महेश, बहुत सारे नाम है, किसी का भी नाम डाल सकते हैं आप। मोहन, गीता, सीता। ठीक है, तो ये सभी जो नाम किसी का बोध करा रहे हैं, तो ये जो है हमारे किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। फिर वस्तु कोई भी हो सकती है जिसका नाम, पानी, फल, पुस्तक, कलम, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, किताब।
ठीक है, पेन, पेंसिल, डस्टर, पंखा, आपके क्लासरूम में भी होते हैं, हर जगह जो है। तो गिलास, बहुत सारी वस्तुएं हैं। प्राणी, प्राणी में हम मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, ठीक है। भाव, भाव यानी जिसे अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि, ये सभी। स्थान, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल है संज्ञा की। यानी जो हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी उसमें क्या था, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम और भाव का नाम। ये सभी जो नाम है हमारे वो संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। गांव में आप किसी भी गांव का नाम दे सकते हैं, शहर में कोई भी शहर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब है हमारी संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है उसके भी 2 भेद किए गए हैं, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु का बोध कराए। अब इसमें जो मेन बात है हमारी वो है विशेष, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध तो संज्ञा भी करा रहा था, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक और संज्ञा में क्या फर्क है कि यहाँ पर विशेष शब्द जो आ गया है वही इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, ठीक है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ठीक है। एक विशेष व्यक्ति का नाम है जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। अब ये कामायनी क्या है, ये एक पुस्तक का नाम है जो बहुत प्रसिद्ध है और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो हमारी पुस्तक है ये कोई आम पुस्तक नहीं है, ये भी बहुत विशेष पुस्तक है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको वस्तु के अंदर लेंगे। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ऊपर कि विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु का बोध कराए, यानी वो वस्तु विशेष होनी चाहिए, वो व्यक्ति भी विशेष होना चाहिए। अब आगे देखिए, ताजमहल आगरा में स्थित है। अब ये ताजमहल क्या आम जगह का नाम है या आम जो है ये इमारत है? नहीं है ना। तो ये बहुत खास है, तो इसीलिए इसको जो है ताजमहल जो है विशेष स्थान में आएगा, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपकी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है कई बार जो है जातिवाचक में भी प्रयोग की जाती है। अब ये कैसे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है जातिवाचक कब बन जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक में होकर जातिवाचक बन जाती है। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं। विभीषण का क्या मतलब है? वैसे तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है ये, सबने रामायण देखी है, विभीषण कौन था? रावण का भाई। लेकिन यही देखने की चीज है कि यहाँ पर ये व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। ये शब्द, ये जो शब्द है यहाँ पर जातिवाचक बन गया है। वो जातिवाचक इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पर ये रावण के भाई के रूप में प्रयोग न होकर ये आज के समय के बारे में हुआ है कि आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, मतलब ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो घर का भेदी, ठीक है, यानी घर के भेद जो है वो बाहर बताए, ठीक है। तो ये उस रूप में यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा ना लेकर जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। अब है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? अब व्यक्तिवाचक में क्या था, किसी विशेष शब्द का यूज हमने किया था, प्रयोग किया था। यहाँ पर क्या करना है, जो संज्ञा शब्द है किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का, किसी भी वस्तु, व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, वही जो शब्द है वो जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लड़का दिल्ली जा रहा था। अब अगर लड़का हटाकर मैं यहाँ पर कर दूं राम दिल्ली जा रहा था,
तो क्या हो जाएगा, राम किसी व्यक्ति का नाम है, विशेषी का नाम है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना नाम होता है ना, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन राम जो है हमें पुल्लिंग का भी बोध करा रहा है कि राम एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पर जो लड़का शब्द आया है ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है कि लड़का जो है राम जो है वो एक लड़का है, और वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है कि वो एक लड़का है, ठीक है। मेरा विद्यालय घर के पास ही है। अब यहाँ पर जो विद्यालय शब्द है ये जातिवाचक के रूप में आया है। क्यों? अगर यहाँ पर हमने किसी विशेष स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम दे दिया होता, मान लो उदाहरण के तौर पे अपने स्कूल का दे दिया होता, केएम पब्लिक स्कूल के पास मेरा घर है, तो वो एक व्यक्ति विशेष में आ जाता, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली अगर हम कोई नाम रख देते हैं, उस जगह का कोई नाम दे देते हैं, तो वहां पर व्यक्ति विशेष हो जाएगा, लेकिन स्थान विशेष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने विद्यालय बोला है और हमारे शहर में बहुत सारे विद्यालय हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक में आएगा। ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, जितने भी स्कूल्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमें रोजाना फल खाने चाहिए। अब यहाँ पर जो फल है वो भी जातिवाचक है। फल बहुत सारे होते हैं, यहाँ इसने स्पेशली कोई भी ऐसे फल का नाम नहीं दिया है। अगर इसने कोई पर्टिकुलर किसी फल का नाम दे दिया होता तो व्यक्ति विशेष में हो जाता, यानी व्यक्ति वस्तु विशेष वस्तु में हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन शब्द इसने दे दिया है कि फल। फल तो बहुत तरह के होते हैं, कोई नाम तो नहीं दिया ना, तो यहाँ पर ये है जातिवाचक में हो जाएगा। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, किसी पेड़ का नाम ले लीजिए। अब पेड़ जो है जातिवाचक है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम उसको कोई नाम दे दें, जामुन का पेड़, आम का पेड़, ठीक है, तो वो जो है व्यक्ति विशेष में हो जाएगा। लेकिन जब पेड़ आ गया तो वो कॉमन है कि वो संपूर्ण जाति सभी वृक्षों के बारे में बता रहा है, सभी पेड़ों के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, अब जातिवाचक के बाद हम नेक्स्ट करते हैं जातिवाचक के दो भेद। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेसन में कराए थे, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा कि जातिवाचक के भी आगे दो पार्ट किए गए हैं, एक है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। तो पहले देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन इस तरह की जो संज्ञाएं होती हैं इनको गिना नहीं जा सकता। सबसे पहली चीज ध्यान रखने की कि नाप तोल में काम आती है, इनको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो हमारे पदार्थ यानी लिक्विड, गैस और जो सॉलिड होते हैं, तीनों ही स्थितियों में जो आते हैं वो सभी इसी के अंदर आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। और हमारी जितनी भी मटेरियल धातुएं हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। जैसे सोना, ये भी धातु है, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध, पानी, चाय, ठीक है, अनाज, गेहूं, ये सभी जो है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। दूसरा देखिए समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? अब वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। अब आप देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा में आप क्लास में 40 बच्चे होते हैं, ठीक है। जब टीचर क्लास में आता है तो वो क्या पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को संबोधित करके कहता है? वो पूरी क्लास को जब बुलाता है कि 4th क्लास या 5th क्लास प्लीज चुप हो जाइए, तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को नहीं। तो जो पूरी क्लास के 40 बच्चों का एक समूह है क्लास का, उसको कक्षा बोलता है, ठीक है। ऐसे ही जो सेना शब्द है, सेना किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को आप सेना में नहीं कह सकते। सेना में बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, सभी को मिलाकर जो है सेना शब्द बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर होते हैं। एक समूह होता है उन लोगों का जिसको हम सेना कहते हैं। ऐसे ही परिवार में कोई एक आदमी को तो परिवार नहीं कहते हम, परिवार में एक भी हो सकते हैं मेंबर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को मिलाकर हम जो नाम देते हैं वो कहते हैं परिवार, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब भीड़ जैसे शब्द है। अब भीड़ का क्या मतलब? जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए उसी को तो हम भीड़ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है समूहवाचक संज्ञा हमारी बनती है। अब नोट में भी दिया हुआ है यहाँ पर, समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। अब कुछ एक जो समूहवाचक शब्द होते हैं ना, उनको बदला नहीं जा सकता, उनको उसी के साथ जोड़ के हमें लिखना होता है।
जैसे पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है, पर इसके साथ श्रृंखला ही बोला जाएगा। ये नहीं कि आप ऊपर पर्वतों का पुंज कर दोगे या तारों की श्रृंखला कर दोगे, ये नहीं हो सकता, ये पर्टिकुलर निश्चित है, ठीक है। तारों का पुंज होता है, ऐसे ही सैनिकों और स्वयंसेवकों का जत्था होता है, गायकों की मंडली होती है, नक्षत्रों का मंडल होता है, कागज का दस्ता होता है, लोगों की भीड़ होती है, कर्मचारियों और मजदूरों का संघ होता है, ठीक है। तो ये जो है ये निश्चित है, सुनिश्चित है पहले से ही, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, इनको ऐसे ही आपको याद करना है। अब है हमारी तीसरी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिनको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे मन के भाव होते हैं जिन्हें केवल हम फील कर सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता, मित्रता, और भी बहुत सारे शब्द हैं, बुढ़ापा, बचपन, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं जिन्हें केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, आप छू नहीं सकते, वो जो है हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। यानी भाववाचक में समझ लो आप मन के भाव, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक में प्रयोग हो जाती है। अब मैंने ऊपर आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक में प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। तो वो कैसे प्रयोग की जा सकती है वो भी मैंने आपको बताया था। अभी हम करेंगे कि भाववाचक संज्ञा जो है वो भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग की जा सकती है। कैसे, वो देखिए कि भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं तभी, जब, लेकिन तब तो वो भाववाचक ही होती हैं, ठीक है। लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाए, यानी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, तो वो जातिवाचक बन जाती हैं, ठीक है। कैसे, जैसे बुराई, ठीक है, बुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका बहुवचन क्या हो गया, बुराइयां। अब बुराइयां जो शब्द है ये जातिवाचक बन जाता है, बहुवचन हो गया, ये बुराई का बहुवचन बना दिया यहाँ पर, तो ये जातिवाचक बन गई भाववाचक से। ऐसे ही दूरी, दूरी जो है एक वचन में ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर देते हैं, बना देते हैं बहुवचन, दूरियां, तो ये जातिवाचक बन जाती है, ठीक है। कुछ एक भाववाचक संज्ञाओं का जो है बहुवचन कभी नहीं होता, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, इनका बहुवचन कभी नहीं होता। चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता आदि शब्दों को चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं, मित्रताओं आदि बहुवचन शब्दों का प्रयोग असंगत है, यानी इनको आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जिनका हम बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए, अब है संज्ञा और उसके भेद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है ये हमने सीखना है। वैसे तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 4 ही दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको 5वां भी बता दूंगी ओरली, ताकि आपको पता रहे, आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको वो 5वां भी प्रकार मिलेगा। अब एक जानने की बात यह है कि कुछ एक भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, जिनको कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाता, बदला नहीं जा सकता, वो अपने आप में ही भाववाचक होती हैं। जैसे ज्ञान, जन्म, मृत्यु, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं ये कभी भी, ये अपने मूल रूप में ही भाववाचक होते हैं, इनका कभी भी भाववाचक निर्माण नहीं होता, ये अपने आप में ही पहले से ही भाववाचक रूप में होती हैं। लेकिन कुछ जो ऐसी होती हैं जैसे जातिवाचक संज्ञाएं हैं, इनसे हम जो है भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। एक जो नोट आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। आपको कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की संज्ञाओं से जो है भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जाती, तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी भाववाचक संज्ञा में नहीं बदलती, कभी भी कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है।
तो यहाँ पर हम स्पेशली यही पढ़ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस तरह के शब्दों से होता है, तो आपको यहीं से ध्यान में रखना है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है जातिवाचक संज्ञा से। तो भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बदलती हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मनुष्य, मनुष्य से जो जातिवाचक शब्द है और इससे हमने बनाया मनुष्यता, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गया, बदल गया है। देव, देवत्व, मजदूर, मजदूरी, मित्र, मित्रता, नेता, नेतृत्व, चोर, चोरी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे जो है जातिवाचक संज्ञाओं का निर्माण, जातिवाचक संज्ञाओं से जो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं और भी, बच्चा, बचपन, ठीक है, लड़का, लड़कपन, ठीक है, जो जो जितने भी हमारी जातिवाचक संज्ञा हैं उनसे जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा सर्वनाम शब्दों से। अब सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसे? अब सर्वनाम शब्द तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्व, स्वत्व, निज, निजता, अपना, अपनापन, मम, ममत्व, ठीक है, ये इधर जो हमारा रेड है ये सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं, इनसे हमने भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया है। नेक्स्ट है हमारा विशेषण से। अब विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब हमने ऊपर कितना पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, सर्वनाम शब्द से होता है, तो और तीसरा हमारा है विशेषण से। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर कहीं भी मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है। तो विशेषण से किस तरह से होता है? अब चौड़ा, चौड़ा विशेषण शब्द है, क्या बना? चौड़ाई, वीर, वीरता, चालाक, चालाकी, विद्वान, विद्वता, गहरा, गहराई, लघु, लघुता, खट्टा, खटास, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो ये था हमारा विशेषण से। अब है हमारा लास्ट जो है वो है क्रिया से। अब भाववाचक संज्ञाएं जो है क्रिया से भी बनाई जाती हैं। क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। कैसे? अब लिखना, लिखना क्रिया शब्द है। अब मैंने संज्ञा में आपको यही बताने की कोशिश की है कि केवल नाम वाले शब्दों को ही आप संज्ञा में लेंगे। अब शब्द देखिए, आपने विशेषण शब्द भी देखे हैं, क्रिया शब्द भी देखे हैं, सर्वनाम शब्द भी देखे हैं, इन शब्दों को आप संज्ञा में नहीं ले सकते, ठीक है। अब क्रिया वाले शब्द कौन से होते हैं? लिखना, मतलब आप लिख रहे हैं, कोई काम हो रहा है यहाँ पर, तो क्या बना इससे? भाववाचक संज्ञा क्या बनी? लिखाई। दिखाना, दिखावट, बहना, बहाव, सींचना, सिंचाई, थकना, थकावट, चलना, चाल। तो ये था आपका, आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिया शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर पढ़े 4 प्रकार के शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कौन कौन से? फर्स्ट था हमारा जातिवाचक संज्ञा, सेकंड था हमारा सर्वनाम शब्द, और तीसरा था हमारा विशेषण शब्द, और चौथा था हमारा क्रिया शब्द। एक पांचवा भी प्रकार होता है, पांचवे भी प्रकार के शब्द होते हैं जिनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं और उन्हें अव्यय भी कहते हैं। इनसे भी जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। अब जो क्रिया विशेषण या अव्यय जो होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता इन शब्दों में, लेकिन इनसे भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे दिक, धिक्कार, ठीक है, निकट, निकटता, मना, मनाही, वाह, वाह, वाही। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं अव्यय में भी जिनसे आपकी जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वो भी आपको करवाए जाएंगे और आपको सिखाए जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ लेंगे।